मॉर्निंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स। तो हम लोग आज तीसरा जो है प्रैक्टिस सेट को देखेंगे, उसका एक एक सॉल्यूशन करेंगे और आप सभी लोग जुड़ जाइए। हम लोग कुछ ही मिनट में स्टार्ट करेंगे। आज तीसरा सेट है। तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है हम लोग कुछ ही मिनट में पहला प्रश्न है आपके पास, निम्नलिखित में कौन सा पृष्ठीय तनाव का बीमीय सूत्र है? सरफेस टेंशन का आपको डायमेंशनल फार्मूला लिखना है। सरफेस टेंशन, इसका फार्मूला होता है T=F/L। इसको T के द्वारा सूचित किया जाता है। तो यहां पर अगर डायमेंशन आप लिखना चाहते हैं, कितना होगा फोर्स का mL/T-2 और नीचे हो जाएगा L। बाकी फिर क्या करेंगे हम लोग, जो अलजेब्राइक कैलकुलेशन होता है उसको करेंगे। यहाँ पर m हो गया, देखिए यहाँ पर, और आप देख सकते हैं कि L और L है तो ख़त्म हो जाएगा L 0 और T⁻², ये आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आंसर। देखिए दो बात आप कर सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और आप लिख सकते हैं MT-2। तो दोनों तरह का आप आंसर दे सकते हैं। फोर्स का लिखेंगे mL/T-2 और लेंथ है तो ये L हो जाएगा। देखिए L कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर और क्या हो जाएगा आपका L⁻0 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो आपका पहला भी ऑप्शन नहीं है। देखिए यहाँ पर ये आंसर में थोड़ा मिसप्रिंट है। यहाँ पर MT-2 देखिए यहाँ होना चाहिए, ये होना चाहिए MT-2। पहला ही ऑप्शन था, यहाँ प्रिंटिंग एरर है। देखिए ये हो जाएगा। तो जब भी आपको निकालना हो सरफेस टेंशन को तो फोर्स पर यूनिट लेंथ आप याद रखेंगे, और फोर्स पर यूनिट लेंथ जब याद रखेंगे तो आपका ये बन जाएगा। ये यूनिट की बात करें, अगर हम यूनिट भी बता दें आपको तो न्यूटन पर मीटर होता है, ये ध्यान देना है। देखिए और इससे रिलेटेड प्रश्न आपको मैं बता रहा हूं, आप देखे होंगे इस तरह का प्रश्न आता है कि वर्षा की जल बूंदें गोल क्यों होती है? व्हाई रेनड्रॉप्स आर स्फेरिकल इन नेचर? तो ड्यू टू सरफेस टेंशन होता है। तो इससे ये रिलेटेड प्रश्न आता है इस तरह का। तो ये था पहला क्वेश्चन, पृष्ठ तनाव का डायमेंशन निकालना था, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कराए कि जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तब निम्न में कौन सी भौतिक राशि नियत रहती है? माने कहने का मतलब है यहां पर देखिए कि ये आपका अर्थ का पाथ है जिस पर ये घूमता है। सन देखिए इसके एक फोकस पर आता है, अर्थ जो है इस तरह जो है घूमता है। देखिए यहाँ पर इसमें कौन सा फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट, कौन सा जो है कि फिजिकल क्वांटिटी रहेगा? तो आप याद रखिए L = mvr होता है, mvr। ऐसा आपको लगेगा कभी कि जब निकट आता है तो स्पीड तो उसका बढ़ जाता है, तो फिर सर कैसे कांस्टेंट रहेगा? तो आप देख सकते हैं यहाँ अगर ये बढ़ जाता है तो ये घट जाता है, देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये तीनों का प्रोडक्ट हमेशा सेम होता है। L = mvr क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। ये आपका नियत हो रहता है। तो आप बोल सकते हैं हमेशा कि जब अर्थ जो है सन के चारों ओर इलिप्टिकल पाथ पर घूमता है तो कौन सा जो है फिजिकल क्वांटिटी, कौन सी भौतिक राशि कांस्टेंट रहेगी? तो कोणीय संवेग, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। ये देखिए आपका हो जाएगा, यहां से क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम। चलिए सभी लोग जुड़िए, इसी तरह लगातार जुड़ते रहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि जब आंतरिक परावर्तन में क्रांतिक कोण का मान अधिक होगा तब प्रकाश गुजरता है। तो देखिए यहां पर सबसे पहले समझना होगा, ये अंग्रेजी में इसको क्या बोलेंगे, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन। इन टोटल इंटर रिफ्लेक्शन में क्रिटिकल एंगल का मान अधिक होगा, माने क्रिटिकल एंगल अगर ज्यादा हो, क्रिटिकल, तो क्या होगा। तो देखिए आपको समझना होगा कि एयर किधर से किधर जाता है। तो देखिए पहले हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको लिख दें, कांच का होता है 1.5 और एयर का होता है 1, हीरा का होता है 2.42 और एयर का होता है 1। और ये देखिए आपका क्या होगा, कांच का होगा 1.5 और वाटर का होगा 1.33, ये होता है आपका 1.33 और एयर का होता है 1। तो देखिए क्रिटिकल एंगल ज़्यादा होगा तो क्या होगा, देखिए समझिए, क्रिटिकल एंगल अधिक होगा तो क्रिटिकल एंगल से अगर अधिक होता है तो TIR का कंडीशन होगा। अगर I का मान C से अगर बड़ा हो तो टोटल इंटर रिफ्लेक्शन होता है यहाँ पर। तो ध्यान दीजिए इसमें क्या होता है, डेंसर टू रेयरर होता है, रेयरर, डेंसर टू रेयरर होगा यहाँ पर, ध्यान दीजिए। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये समझना होगा आपको कि यहाँ पर देना चाहिए था कि परावर्तन हो जाएगा तो प्रकाश का क्या होगा, परावर्तन हो जाता है, रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन नहीं होगा, ये ध्यान देना है। ऐसे तो आप देख सकते हैं तो सब जो है डेंसर से रेयरर में जा रहा है, सब वैलिड है। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर होना चाहिए कि परावर्तन जो है ये होगा, माने व्हेन लाइट रे गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। और अगर कंडीशन दिया हुआ है कि क्रिटिकल एंगल जो है ज़्यादा होगा, इंसिडेंस एंगल से अगर ज़्यादा होगा क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा इंसिडेंस एंगल, तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन ना होकर के रिफ्लेक्शन होता है, ये ध्यान देना है। तो जब भी ऐसे प्रश्न में रहेगा तो आप परावर्तन मारेंगे। यहाँ पर एक वृत्तीय चालक जिसका वृत्तीय चालक है जिसका त्रिज्या 2 मीटर और यहाँ पर 8 एम्पियर है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसको, ये यहाँ पर 8 एम्पियर होगा। देखिए यहाँ पर 8 एम्पियर वृत्तीय चालक है जिसकी त्रिज्या, देखिए यहाँ पर ध्यान से R दिया हुआ है आपका और करंट दिया हुआ, R का मान दिया हुआ है 2 मीटर और I का मान दिया 8 एम्पियर। तो केंद्र पर कितना होगा, देखिए B इक्वल टू होता है μ0/4 पाई और I अल्फा होता है, तो अल्फा यहाँ 2 पाई होगा सेंटर पर और ये R हो गया। अगर चाहे तो आप कटा दें, यहाँ पर 2 हो जाएगा, B इक्वल टू μ0I/2R हो जाएगा। देखिए एकदम आराम से बना सकते हैं। μ0 का मान कितना होता है बच्चों, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ और I का मान देखिए दिया हुआ 8 दिया हुआ है और 2 और R का मान कितना है, 2 है। देखिए तो 2 2 4 से 2 बार में हो जाएगा, तो 8 पाई इंटू 10⁻⁷ हो जाएगा। देखिए पहला ही आंसर है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखेंगे I नहीं, यहाँ 8 एम्पियर होगा, ठीक है। तो इसी तरह जुड़ते रहिए, देखते रहिए। देखिए यहाँ पर कुछ कंसेप्ट बनेगा आपका इसी तरह। कैसा सवाल आता है आप देखते रहिए। एक पिंड चिपचिपे द्रव में स्वतंत्र रूप से गिर रहा है, यदि पिंड के त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो इसका अंतिम वेग क्या होगा। तो देखिए इस तरह का सवाल आपको टर्मिनल वेलोसिटी से बनाना होगा। कराए कि एक बॉडी जो है चिपचिपे पदार्थ से, देखिए VT बराबर होता है 2/9 ईटा GR² रो माइनस सिग्मा। तो V का संबंध R के साथ क्या है देख लीजिए, तो V1/V2 R1/R2 का होल स्क्वायर होगा जी। कह रहा है देखिए V1 V2 तो रखेंगे, V2 निकालना है। त्रिज्या कह रहा है यहाँ पर कि 2 गुना कर दिया जाए, अर्थात शुरू वाले को हम लोग R मान ले और बाद वाले को क्या मान ले, 2R। तो यहाँ स्क्वायर होगा
तो देखिए ये हो जाएगा 1/4, तो V2 इक्वल टू क्या होगा 4V1 हो जाएगा, 4 गुना आंसर हो जाएगा। देखिए इस तरह का सवाल अक्सर पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा इसको। किसी अगर मीडियम में अगर गिर रहा हो तो आप जो है टर्मिनल वेलोसिटी वाला कंसेप्ट लगा करके आंसर को बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 क्या है, एक स्वतंत्र पहिए का कोणीय स्थिति दिया हुआ है। यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा को हम लोग क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, दिया गया है, जहां थीटा रेडियन में t सेकंड में है। समय अंतराल t इक्वल टू 2 सेकंड से t इक्वल टू 4 सेकंड के लिए पहिए का औसत त्वरण ज्ञात करें, यह आपको निकालना है। देखिए यहां पर, तो यहां पर ध्यान दीजिए, ये ओमेगा, देखिए यहां से ओमेगा कितना होगा, ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। फंक्शन दिया हुआ है 4t माइनस 3t² प्लस टी क्यू, यहाँ रख दीजिए आप, कितना होगा डिफ्रेंशिएट करके 4 माइनस 6t प्लस 3t² हो जाएगा। तो ओमेगा का ये वैल्यू निकल गया आपका। तो औसत त्वरण की हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, औसत त्वरण क्या होगा, तो ओमेगा t इक्वल टू 2 सेकंड पर कितना होगा, देखिए ध्यान से यहाँ पर 4 माइनस 6 गुने 2 और प्लस 3 गुने 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो 4 3 12, 6 दूनी 12, खत्म हो जाएगा। ये हो गया 4 रेडियन पर सेकेंड। फिर ओमेगा निकाल लीजिए t इक्वल टू 4 सेकेंड पर तो कितना होगा 4 माइनस, देखिए 6 चौको 24, 4 यहाँ रखेंगे 24 हो जाएगा, और फिर हो जाएगा 4 चौको 16, 48 हो जाएगा यहाँ पर। तो इसको कर लीजिए, कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पर, तो ये 20 हो गया, इधर माइनस 20 हो गया, तो 20 को घटाएंगे उधर 48 में घटा लीजिए 20, कितना हो जाएगा देखिए 18 हो जाएगा। ये हो गया 18 रेडियन पर सेकेंड। अब अल्फा निकालना है, तो देखिए यहाँ पर 18 माइनस 4 और ये हो गया आपका 2, तो 24 और 4 चौके 16, 48 हो गया उधर आपका। तो ये हो जाएगा आपका 12 और ये 2, तो ये 6 होना चाहिए था, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कार्नोट इंजन की। देखिए कल हमने बात किया था कि कार्नोट इंजन से हर बार प्रश्न पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर इस बार भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ और इस तरह का आएगा। देखिए बहुत इजी होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ईटा एकदम आराम से बनाइए, 1 माइनस T2/T1। जिनको अगर फार्मूला याद नहीं है तो उनको याद करने का तरीका क्या होता है, ये हमेशा लो होता है और ये हमेशा हाई होता है। देखिए यहाँ पर चूंकि ये सोर्स का होता है और ये ऊपर वाला क्या होता है, सिंक का होता है। तो देखिए यहाँ 50 दिया हुआ है और 1 माइनस, देखिए सिंक का दिया हुआ है, तो सिंक का 50 दिया हुआ है, तो यहाँ पर T2 का मान हो जाएगा 273, जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 3 और ये 7 5 12 की 2 और 1 बच गया आपका 323 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, रख लेंगे 323, है ना, 323 बटा T1 गुने 100। देखिए सभी लोग करके दिखाइए यहाँ पर। तो 0.5 करेंगे यहाँ पर और ये देखिए वो डिवाइड कर देंगे, आसान हो जाएगा। 323/T1, तो 323/T1 और ये इधर जाएगा 1 में से 0.5, तो 0.5 हो जाएगा। तो आप निकाल के सभी लोग दिखाएंगे थोड़ा सा, 323 बटा 0.5 तो कितना हो जाएगा, 5 से डिवाइड कीजिए इसको, 5 छक 30, 5 के 20, ये हो गया 646 और केल्विन हो गया 273, घटा लीजिए तो 3, फिर हो जाएगा आपका 714
और ये 5 में से 3 हो गया ना, 373। देखिए ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए करना कुछ नहीं है, देखिए एकदम आराम से इसको क्या करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिए कि 1 माइनस T2/T1, और यहां ध्यान देना है यहां पर कि डायरेक्ट तो दिया हुआ है, अगर 2 टेम्परेचर रहता है तो हम लोग लो वाले को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ये सिंक का होता है और नीचे सोर्स का होता है। तो यहां पर दिया हुआ है तो इसको 273 जोड़ के रखेंगे, क्योंकि केल्विन में रखा जाता है, और रख करके फिर बाकी सॉल्व कर लेंगे। देखिए आपके सामने है ये, देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। कह रहा है कलांतर, कलांतर का मतलब होता है फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस, और इसका मतलब होता है पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस होता है। तो कह रहा है इसके बीच में संबंध बताइए हमको। तो डेल फाई बराबर होता है के डेल एक्स, तो डेल फाई बराबर 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल एक्स होता है। तो डेल एक्स को यहां पर डेल कह रहा है, देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा संबंध को चेंज करना होगा, ये हो जाएगा डेल। तो देखिए आपका आंसर देखिए पहला ही है, देखिए पहला ही है, देख सकते हैं आप यहां पर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं हम लोग। कराए कि यदि कण का औसत चाल 2t² प्लस 3tj, तो कण का तात्क्षणिक चाल ज्ञात करें। तात्क्षणिक चाल बताना है आपको, औसत चाल दिया हुआ है, ध्यान देना है। तो तात्क्षणिक चाल कितना होगा ये बताना है आपको। तो देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, बस थोड़ा सा करना होता है, जब भी दिया है अगर फंक्शन के फॉर्म में, तो v इंस्टेंटेनियस क्या करेंगे देखिए औसत चाल की बात कर रहा है यहां पर, तो जो औसत चाल ऑलरेडी दिया है, तो यहां पर ध्यान देना इन वेरी स्मॉल टाइम जो है कि v इन वेरी स्मॉल टाइम द एवरेज स्पीड इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये होता है। लेकिन ऑलरेडी यहां पर औसत दिया हुआ है, तो उस सेकंड के लिए हम लोग निकाल लेंगे। तो कितना होगा 4t, यहां पर थोड़ा सा आपको सुधार करना पड़ेगा। देखिए यहां पर ये यहां पर जो है ना, ये थोड़ा सा यहां पर जो है ये फंक्शन हम लोग s इज द फंक्शन ऑफ टाइम है ये। अब देखिए यहां पर क्या होगा, v इंस्टेंटेनियस हो जाएगा आपका, ds इज द फंक्शन ऑफ टाइम बाई dt, कितना होगा 4t प्लस 3j। अच्छा वेक्टर के फॉर्म में ही रखें, कितना होगा 4, देखिए 4t i प्लस 3j होगा। देखिए यहां पर करना कुछ नहीं है, जब भी दिया हो रहा था हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट जब करेंगे तो इंस्टेंटेनियस निकल जाएगा। देखिए यहां पर, हाँ सही है। चलिए देखिए यहां पर हमने सुधार कर दिया है। देखिए एस इज द फंक्शन ऑफ टाइम है यहां पर, तो ये देखिए आपका आ जाएगा। तो ये देखिए आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कुछ नहीं करना होगा, हर बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो आपका आ जाएगा इंस्टेंटेनियस। और ये t के फंक्शन के फॉर्म में है, अगर टाइम दे देता है 0.1 सेकेंड तो आप वहां रख देते हैं आराम से। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए यहां पर। क्वेश्चन नंबर 10 कराए कि किसी आदर्श डायोड के लिए आदर्शकता आइडियलिटी फैक्टर कितना होता है ये जानना होगा। आइडियलिटी फैक्टर इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, देखिए यहां पर आइडियलिटी फैक्टर, आइडियलिटी फैक्टर कहा जाता है। अगर 100% काम करने लगे तो ये 1 रहेगा हमेशा, उसी को आइडियल कहा जाता है। आइडियलिटी फैक्टर का मतलब क्या है, आइडियल। जैसे इंसान कैसे आइडियल होता है कि आप बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं,
तो इसी तरह आपको ध्यान रखना है, आइडियलिटी का मतलब हुआ 100% वो काम करने लगेगा, तो आइडियलिटी फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये इफिशियंसी की तरह ही है कि फ्रैक्शन में आप 1 लेते हैं और परसेंटेज में 100 लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहां पर कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 11, एलआर परिपथ का शक्ति गुणांक। देखिए इसका अंग्रेजी क्या होगा, ये पावर फैक्टर आपको चाहिए, पावर फैक्टर। तो बस इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फेजर डायग्राम बनाते हैं। ये आर है और ये आपका देखिए एक्सएल है, ये हो गया आपका ओमेगा एल। पावर फैक्टर क्या होता है, यहाँ पर कॉस फाई होता है, तो कॉस फाई बराबर कितना हो जाएगा, कॉस फाई कितना हो जाएगा, देखिए आर बाई जेड हो जाएगा। देखिए जेड इम्पीडेंस कहते हैं इसको, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। देखिए तो देखिए आपका दूसरा ही ऑप्शन सही नहीं, दूसरा नहीं सही है, रूट आपका छूटा हुआ है, वहां पर रूट छूट गया है। देखिए एल आर, तो ये आप ध्यान रखेंगे यहां पर, ये यहां पर हाफ होगा फिर सही हो जाएगा। देखिए यहां पर जब भी पावर फैक्टर किसको कहेंगे, कॉस फाई को कहते हैं। कॉस फाई कैसे निकलेगा, तो देखिए बेस बाई ये, या अगर यहां पर ये भी रहता तो सही हो जाता, आर बाई जेड रहता तो हो जाता, तो जेड के बराबर ये हो गया, देख सकते हैं यहां पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 12 नंबर, बड़ा ही इंटरेस्टिंग देखिए क्वेश्चन है 12 कह रहा है कि आइडियल सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है आर। तो ये देखिए 0 होता है, क्योंकि आइडियल होगा तो करंट को नहीं रोकेगा वो, क्योंकि कोई भी अगर सेल है तो उसमें भी इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो एकदम आइडियल होने के लिए क्या होगा, स्मॉल आर का मान भी जो है 0 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। अब देखिए यहां कह रहा है क्वेश्चन में एक इक्वेशन दिया है आपको, देखिए डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, ओमेगा क्या है। देखिए ये तो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट, और ये देखिए ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसीज को कहते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसको हिंदी में कहा जाता है कोणीय आवृत्ति। देखिए बच्चों यहां पर केवल पहचानना है कि कौन सा टर्म किस नाम से जाना जाता है, बस केवल ये बताना आपको कि कौन सा टर्म क्या संकेत दे रहा है। तो देखिए ये है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, देखिए यहां पर लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, कौन सा वक्र एक विमीय गति को प्रदर्शित नहीं करता है, वन डायमेंशनल मोशन को शो नहीं करता, एक विमीय गति, इसको कहेंगे वन डायमेंशनल मोशन। देखिए सभी बच्चे जानते हैं 1D करते रहते हैं 1D, तो कौन सा 1D का प्रदर्शन नहीं करता है यहां पर। तो देखिए यहां पर आप देख रहे हैं ये जो है, देखिए आप ध्यान से देखिए यहां पर 1D का मतलब क्या हुआ, जैसे मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो हम लोग पढ़ते हैं, तो आप देख सकते हैं यहां पर ये देखिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन है और फिर जो है डिसलेशन है। यहां पर देखिए ये आपका जो है कि यहां पर देख सकते हैं यहां पर कि VT का जो है बढ़ रहा है, माने हर एक पॉइंट पर क्या हो गया, आपका एक्सेलरेशन जो है बढ़ रहा है। ये भी 1D में हो सकता है, क्योंकि यहां पर अगर स्ट्रेट लाइन में वेलोसिटी बार बार अगर वैरी कर रहा है तो ये हो सकता है 1D, क्योंकि एक ही लाइन पर चलेगा। आप यहां पर देखिए साइनसॉइडल ग्राफ है, लेकिन ये ग्राफ तो खैर यहां पर देख सकते हैं कि आपका ये शो नहीं कर पाएगा। देखिए यहां पर जो ग्राफ है ये 1D को प्रदर्शित नहीं करेगा। देखिए यहां जो लोग VT में देख रहे हैं, यहां पर देखिए तो ये दो चीज बता रहा है आपको कि मोशन जो है एक्सेलरेटेड है, फिर डिसलेशन है, लेकिन उसमें भी वेरिएशन है, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है,
फिर निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा हो तो डायरेक्शन की बात कर रहा है। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आप देखिए क्या हो रहा है, एक ही टाइम में दो वेलोसिटी शो कर रहा है। देखिए ये तो संभव ही नहीं है। आप देख सकते हैं यहां पर एक ही टाइम में, जैसे आप और यहां पर देख सकते हैं, यहां पर बीटी एक ही टाइम में, मान लीजिए टाइम एक यहां लिए, ये देखिए टाइम 5 सेकेंड पर या 10 सेकेंड पर ले रहे हैं, तो ऐसा होगा कि एक ही टाइम पर दो वेलोसिटी हो उसके पास, तो ऐसा नहीं हो सकता है। देखिए ध्यान से यहां पर, तो ये आपका तीसरा जो है सही हो जाएगा। 15 करा, यदि सदिश दिया हुआ है 2i प्लस 3j प्लस 8k तथा सदिश 4i माइनस 4i प्लस a के लंबवत है। देखिए जब भी परपेंडिकुलर की बात होगा तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए ध्यान से यहां पर ये आपका डॉट जीरो कर लेंगे। देखिए यहां पर 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये -12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 8a प्लस 8a बराबर 0। तो ये हो गया आपका -4 प्लस 8a बराबर 0। 8a बराबर कितना होगा 4, a बराबर कितना होगा हाफ। ये देखिए सही आंसर है। देखिए वेक्टर अभी पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे लोग पढ़ते रहते हैं ज़्यादा इसको, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या होगा। जब भी अगर केस ऐसा आएगा परपेंडिकुलर का, एयरफोर्स लवर, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए यहां पर क्या करेंगे कि जब भी परपेंडिकुलर बोलेगा तो डॉट को क्या करेंगे, जीरो कर लेंगे। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, यदि एक रॉकेट है, देखिए रॉकेट है यहां पर, ये रॉकेट मान लिया जाए, रॉकेट है, और ये आपका देखिए पीछे से ईंधन निकल रहा है, देखिए यहां पर ईंधन निकल रहा है, तो ये आपको निकालना है दहन, ये निकालना है dm/dt। ये आपका देखिए v दिया हुआ है 300 मीटर पर सेकेंड। देखिए बहुत इजी है, इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, F = v dm/dt लगाते हैं फार्मूला थ्रस्ट वाला, और 345, और ये आपका v हो गया 300, और dm/dt निकालना है, x मान ले इसी को, है ना, तो 3 से कटाइए, 3 1, फिर 3 1, और 3 बचे 15, और 2 जीरो है तो 1.15। देखिए यहाँ पर x जो होगा dm/dt जो होगा कितना हो गया, 1.15 kg पर सेकेंड निकल रहा होगा। अर्थात खिलौना वाला रॉकेट भी आप लोग देखे होंगे, देखते हैं पीछे से निकलता है ऊपर भागता है, ये तो पीछे जो निकलता है ईंधन उसी का रेट पूछ रहा है, तो ये हो गया आपका ये तीसरा। 17 नंबर देखिए, सूर्य से दो ग्रहों की दूरी दिया हुआ है 10⁻13 है और 10⁻12 मीटर है। ग्रहों का आवर्तकाल का अनुपात होगा। देखिए थर्ड लॉ, केपलर थर्ड लॉ याद कीजिए, t² प्रोपोर्शनल टू r³ t1/t2 का होल स्क्वायर r1/r2 का क्यूब। देखिए यहाँ पर तो ये आपका अनुपात निकालना है t1/t2 का। देखिए स्क्वायर है भी, ये रखिए यहाँ पर 10 का पावर 13 और 10 का पावर 12 का यहाँ पर कितना है, क्यूब है। क्या हो बचेगा, तो 10 का क्यूब हो गया, तो ये हो गया आपका 1000 हो गया। कितना हो गया, 1000। अब t1/t2 जब निकालेंगे तो 1000 होगा अंदर, तो 100 का 10 और ये 10 अंदर में रह जाएगा। देखिए देख सकते हैं आप कैसे होता है, एकदम इजी है, एकदम आराम से। अगर केपलर थर्ड लॉ अगर एक बार भी आप पढ़े होंगे तो आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, कौन ऊष्मा गतिकीय फलन नहीं है, इसका देखिए यहां पर आप देखिए, सभी लोग बताइए। देखिए यहां पर दिया हुआ है, आप लोग आंसर दे रहे हैं, थर्मोडायनेमिकल फंक्शन इसको बोलते हैं, थर्मोडायनेमिकल फंक्शन। कहने का मतलब ये है कि जो हीट से रिलेटेड नहीं है,
डायरेक्ट एकदम। तो देखिए आप हीट जानते हैं, डायरेक्ट हीट ही है, इंटरनल एनर्जी भी हीटे का है, गिब्स एनर्जी भी हीट, लेकिन ये वाला आपका नहीं है। देखिए यहां पर ये उससे रिलेटेड नहीं है। 19 नंबर देखिए, दो स्प्रिंग जिसके नियतांक K1 तथा K2 है। देखिए ये बहुत इजी है, अगर स्प्रिंग कांस्टेंट वाली बात कभी आ जाए तो याद रखिए, अगर ऐसे है K1 है K2 है, तो देखिए आप लोग सभी बच्चों को जो है करंट में रेजिस्टेंस वाला याद रहता है, तो ये पैरेलल टाइप का आप जो है ना याद रख सकते हैं। K इक्विवेलेंट होगा K1 K2 बाई K1 प्लस K2, और अगर यही पैरेलल में हो जाए तो इस तरह अगर हम लोग पैरेलल में जोड़ दें K1 K2 तो कितना हो जाएगा, K इक्विवेलेंट K1 प्लस K2। देखिए दोनों याद रखिए, चूंकि आपको याद रहेगा तो क्वेश्चन में काम करेगा। देखिए एकदम रेजिस्टेंस जो होता है ना उसका उल्टा याद रखिए, तो आपको भूल नहीं पाइएगा इसको, और हमेशा याद रहेगा। तो देखिए यहां पर 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी बिंदु पर दिया हुआ है आवेश Q के कारण विद्युत विभव इतना है, आंसर बहुत लोग आ रहा है, कह रहा है कि मुक्त अंतरिक्ष में किसी बिंदु पर आवेश Q के कारण विद्युत विभव इतना है। देखिए यहां पर कैसे इसको करेंगे, ये Q है यहां पर, और इसके लिए वोल्टेज आपको दिया हुआ है Q इंटू 10⁻11, ये दिया हुआ है यहां पर। तो यहां से आप क्या कीजिए कि R निकाल लीजिए, Q बाई 4πε0 R होता है Q इंटू 10⁻11, कैंसिल हो गया तो R बराबर कितना हो जाएगा, 1 बाई R को इधर लाएंगे 4πε0 इंटू 10⁻11। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड Q बटा 4πε0 R स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा। आप देखिए फिर वैल्यू रख लीजिए यहाँ पर Q, और 4πε0 तो रहेगा ही ε0, और R स्क्वायर यहाँ रखिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 बटा 4πε0 अगुने 10 का पावर 11 का होल स्क्वायर। थोड़ा सावधानी से करना होगा। देखिए एगो तो कट जाएगा यहाँ पर, तो Q हो गया यहाँ पर, अब 4πε0 और 11 का 22 हो जाएगा, 10 का पावर 22। देखिए यहाँ एगो तो कट जाएगा यहाँ पर, 4πε0 Q और 10 का पावर 22। देखिए पहला ही आंसर है, बस रिलेट कर देना थोड़ा बच्चों। देखिए यहाँ पर, यहाँ से वोल्टेज दिया हुआ, विभव दिया हुआ है आपका, तो ये R निकाल लीजिए यहाँ से, और इक्वल टू Q बाई 4πε0 R स्क्वायर, तो R की जगह आप रख दीजिए वैल्यू, ये वाला रखिए, देखिए आ जाएगा। 21 नंबर देखिए, बिंदु यह है क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन को थोड़ा, ये है आपका 5 ओम है, और फिर नीचे में है यहाँ पर 20 ओम, और फिर देखिए यहाँ पर है 10 ओम, और ये है आपका 40 ओम। इस तरह है, ए और बी के बीच में निकालना हम लोग को, ए और बी। तो देखिए कैसे हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर ध्यान से कि ये आपका कितना हो जाएगा, पैरेलल में है,
तो 40 गुने 10 अब बटा 50, तो जी कट जाएगा यहाँ पर 5 8 हो जाएगा। देखिए ये अब बनाएंगे तो ये देखिए ये 8 हो जाएगा, ये हो गया आपका 8 ओम। फिर उसी तरह ये 5 और 20 का निकाल ले इसका, तो 5 पैरेलल में है 5 गुने 20 और नीचे हो जाएगा 25, 5 पचे 25 और 5 चौके 20, तो ये हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। अब बन जाएगा देखिए आपसे आराम से। तो ए हो गया यहाँ पर, ये 4 ओम हो गया देखिए, और ये होगा आपका 8 ओम हो गया, और यहाँ से ये आपका पॉइंट बी है। तो देखिए सीरीज में हो गया 8 4 12 हो जाएगा, डायरेक्ट कोई भी बता देगा। देखिए देख सकते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर जुड़े रहिए सभी लोग। कराए किसी 100 वाट तथा 200 वोल्ट वाले बल्ब को 160 वाट पावर सप्लाई से जोड़ा जाए तब शक्ति खपत होगी। बस सिंपली आपको समझना है कि यहाँ पर वाट दिया हुआ है और वोल्ट दिया हुआ है, फिर एक जो है वोल्ट दे रहा है, तो वाट क्या होगा। तो देखिए आपको बताया गया है, आप जानते होंगे कि जितना भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है हमारे घरों में, फ्यूज को छोड़ करके वो क्या होता है, पैरेलल में कनेक्टेड होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो P इक्वल टू क्या होता है जी, V स्क्वायर बटा R होता है। देखिए यहाँ पर तो आप P और R में देखिए संबंध क्या होगा, P1 बाई P2 V1 बाई V2 का होल स्क्वायर। देखिए P1 दिया हुआ है 100, P2 निकालना है, वोल्टेज दिया हुआ पहले 200 बाद में 160 अप्लाई किया गया है। कटाइए यहाँ पर, तो 0 से 0 कट जाएगा, 4 पचे 20 4 चौके 16 तो हो जाएगा 100 बटा P2, और ये 25 हो जाएगा इधर, और इधर 16 हो गया, 25 चौके 100, तो P2 बराबर कितना होगा, 16 चौके 64 वाट। ये देखिए 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बस आपको यही लगाना है, बस ध्यान से, कि पावर और वोल्टेज में क्या संबंध है, और हम लोग जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो हम लोग घर में यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जो यूज करते हैं, वो कैसे रहता है उसको आप देख लीजिए, बन जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, किसी लंबी सीधी तार से कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान इतना दिया है, यदि तार 12 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। अच्छा, आपको क्या निकालना है, देखिए ये टेस्ला है दिया हुआ है आपका, टेस्ला इतना टेस्ला दिया हुआ है। तो देखिए सीधी तार है, तो लंबी सीधी तार हम लोग अनंत मानेंगे, ये R दूरी पर निकाल लें हम लोग P पॉइंट पर। तो B इक्वल टू होता है म्यू0 बाई 4 पाई 2I बाई डी होता है। देखिए म्यू0 बाई 4 पाई 2I बाई डी होता है। तो यहाँ पर आराम से रखिए इसको, 3 इंटू 10 टू द पावर -5, और ये हो जाएगा आपका 10 टू द पावर -7, 2 हो जाएगा। I का मान 12 दिया हुआ है, तो ये D निकालना है आपको। 3 चौके 12 हो जाएगा इधर, और D को इधर कर लीजिए, D बराबर हो जाएगा 8 हो गया इधर, -7 इंटू हो जाएगा 10 का पावर 5 हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये यहाँ जाएगा ये ऊपर चला जाएगा, तो D बराबर होगा 8 गुने 10 का पावर -2 मीटर। देखिए ये आपका तीसरा ऑप्शन है। चलिए अब जाके बहुत लोग जुड़े हैं, जुड़े रहिए लगातार। देखिए एकदम आसान है, अगर आप नहीं भी जानते हो, फार्मूला याद हो अगर, तो इसमें रख के पुट कर सकते हैं। 3 इंटू 10 पावर -5 वेबर पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, अर्थात 3 इंटू 10 पावर -5 टेस्ला हुआ वो, और करंट का मान दिया हुआ है, R निकालना है, D निकालना है, इसी को DR कहते हैं हम लोग। देखिए अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर किस में चलेंगे, 24 में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए करा यहां पर कि N टाइप जो सेमीकंडक्टर होता है, देखिए सभी लोग, ये देखिए N टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर रहा है। N टाइप सेमीकंडक्टर को क्या किया जा रहा है, हीट किया जा रहा है, हीटेड।
तो जब गर्म करेंगे, देखिए हीट करते हैं तो क्या होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है फ्री हो जाता है वहां। तो यहां पर ध्यान देना है, तो इलेक्ट्रॉन है वहां पर और होल्स होता है। सेमीकंडक्टर जब भी आप पढ़ेंगे तो वहां होल्स होता है। तो क्या होगा, तो जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो होल्स की भी संख्या बढ़ेगी ना। होल क्या होता है, होल इज अ वैकेंट स्पेस विच बिहेव्स लाइक ए प्रोटॉन। होल क्या होता है, एक रिक्तिक होता है वो, जैसे इलेक्ट्रॉन वहां से गया तो वो वैकेंट स्पेस पॉजिटिव कैरेक्टर की तरह बिहेव करेगा वहां पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तथा होल की संख्या समान रूप से बढ़ती है, ये ध्यान देना है आपको। देखिए यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए समान रूप से बढ़ेगा। देखिए अब हम लोग बात करते हैं 24। जब आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ती है, इसको अंग्रेजी में हम ट्रांसलेट कर दे बच्चों, व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीजेज। तो देखिए क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा बढ़ जाएगी। फोटो इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा क्या होगा, बढ़ जाएगा वहां पर। तो फोटो करंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हम लोग पढ़ते हैं वहां पर, कोई भी अगर मेटल यहां पर है इस तरह, और ये आपका फाई अगर h0 हम दे रहे हैं वहां पर वर्क फंक्शन, तो यहां से जो निकलता है, तो जितना देंगे हम लोग इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे वहां पर, उतना ही इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इजेक्ट होगा वहां से। और जितना इजेक्ट होगा तो क्या होगा, फोटो करंट इंक्रीज करेगा। फोटो करंट इंक्रीजेस। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस तरह का क्वेश्चन बार बार आता है। देख सकते हैं यहां पर कि जब भी अगर पूछा जाए कि इंटेंसिटी अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हमेशा आप याद रखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा इसमें उलझन होता है बच्चों के साथ कि उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ता है। देखिए जनरली इस पर बच्चे फोकस करते हैं, ये वाला ऑप्शन पर। तो ये ऑप्शन पर हम क्यों नहीं फोकस कर रहे हैं, क्योंकि जब एनर्जी बढ़ाएंगे तो उसी अनुपात में बढ़ता है, लेकिन करंट जो है एक्स्ट्रा आपका बढ़ जाएगा। देखिए वहां पर ध्यान दीजिए। तो ये आपका हो गया 25 क्वेश्चन हो चुका है। हाँ, तो अब आगे आप देखिए, अंकित सर मैथ्स को करेंगे, सेट जो प्रैक्टिस है आपका उसका सॉल्यूशन करवाएंगे। तो चलिए रेगुलर बने रहिए, लीजिए। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं अंकित सर, करतार कोचिंग, मखनिया कुआं, पटना। फिर मैं तुम लोगों के साथ लाइव जुड़ रहा हूं। वही लाइव टेस्ट डिस्कशन, जो बच्चों टेस्ट दे रहे हो उसका लाइव डिस्कशन कर रहे हैं, ताकि तुम लोग अपनी गलती को देखो, कि अपने कमी को पहचानो, कि तुम लोगों को कहाँ दिक्कत हो रहा है, किस प्रॉब्लम में ज़्यादा दिक्कत है, किस चैप्टर में ज़्यादा प्रॉब्लम है, और उसको देख के इस पर अपने आप को इम्प्रूवमेंट करो। तो अब तुम लोगों को मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैथ्स का, कि यहाँ इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। तो बोलो 1/cos² x क्या जानते हो तुम लोग, तो sec² x, और 1/sin² x तो cosec² x dx। आप दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर दोगे तो sec² x dx
अब माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। बोलो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो 10x और कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो माइनस कोट एक्स। अब चूंकि ऑप्शन में ऐसा नहीं है तो इसको चेंज कर लो, तो 10x को लिख लोगे साइन एक्स बटे कॉस एक्स, आइए माइनस माइनस प्लस, आई कॉस एक्स बटे साइन एक्स। अब यहाँ एलसीएम ले लोगे तो बताओ एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो बोलो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तो 1, यहाँ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, न्यूमरेटर में भी और 2 से डिनोमिनेटर में भी थी। 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स तो साइन 2x और ये 1 बटे साइन थीटा कॉसेक थीटा। यानी फर्स्ट नंबर ऑप्शन हो जाएगा बच्चों कि ये इंटीग्रेशन का फाइनल आंसर कोसेक में क्या आ जाएगा, तो 2 कोसेक 2x, उसी में टिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड नंबर, देखो बच्चों ये बाइनोमियल थ्योरम का है क्वेश्चन। कहता है इसमें से कौन सा टर्म है जो x से इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र पद है, x उसमें नहीं, x से स्वतंत्र है। पहले इसका जनरल टर्म लिख लेना tr+1, तो बोलो क्या हो जाएगा 3cr एक्स स्क्वायर का पावर 3 माइनस आर अब -1 बटे एक्स का पावर r, ये होगा। तो बोलो यहां से क्या हो जाएगा, ये 3cr एक्स का पावर 6 माइनस 2r और यहाँ -1 का पावर r और नीचे x का पावर r। तो बोलो ये दोनों 3cr -1 का पावर r और x का पावर हो जाएगा 6 माइनस 3r। ये दोनों डिवाइड में है, बेस सेम है तो पावर सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। अब टर्म से इंडिपेंडेंट है तो मतलब इस पावर का वैल्यू क्या आ जाएगा 0, मतलब क्या लिख दोगे टर्म इंडिपेंडेंट फ्रॉम x के लिए, तो बोलो r का वैल्यू यहां से क्या निकल के चला आएगा 2। अब r का मान यहाँ 2 लिख दो, आंसर आ जाएगा 3c2 अब -1 का पावर, तो बोलो 3c2 का मान तो 3, मतलब कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों, तो फोर्थ नंबर कि इसमें जो टर्म x से इंडिपेंडेंट है उसका मान कितना आएगा, तो 3 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर, टेन अल्फा और टेन बीटा का वैल्यू दिया हुआ बच्चों। टेन अल्फा का मान कितना लिखा हुआ, m/m प्लस, और टेन बीटा का वैल्यू कितना है, तो m/m+1। तो पूछा तुमसे टेन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, टेन अल्फा प्लस बीटा, तो बोलो क्या हो जाएगा, ये टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अब बटे 1 माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। चलो बताओ यहां से टेन अल्फा का मान, तो m/m+1 और टेन बीटा का मान m बटे, क्वेश्चन वहां एरर है थोड़ा थोड़ा बच्चों, ये 1 + 2m है, यहाँ 1 + 2m, 1 + 2m, क्वेश्चन में वहां एरर है, तो ये हो जाएगा m/1 + 2m और ऊपर में 1 है, यहाँ 1 है, और नीचे भी खाली वैल्यू पुट करना टेन अल्फा टेन बीटा का बस, और एक्स्ट्रा कुछ करने का जरूरत नहीं है। चलो बोलो एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ, तो बोलो एलसीएम हो जाएगा आपका m+1 और m1+2m, और यहाँ लिखा जाएगा m+2m² अब प्लस m+1, और नीचे फिर एलसीएम हो जाएगा m+1 इंटू 1 + 2m, यहाँ हो जाएगा आपका m+2m² + 1 + 2m अब -m, ये दोनों आपस में कैंसिल, बच क्या क्या गया, तो 2m² + 2m + 1, और नीचे भी हो जाएगा ये m से m कैंसिल, तो 2m² + 2m प्लस 1, ये दोनों कैंसिल होके क्या बच गया 1, मतलब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, टेन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1 में टिक कर देना बच्चों।
बस कुछ इस क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा नहीं करने का जरूरत था। ये 10 अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है, पूछ रहा है, और 10 अल्फा और 10 बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, तो सिर्फ क्या करना था, 10a प्लस बी का फॉर्मूला लिख के ये दोनों वैल्यू को खाली पुट कर देना है। बस पुट करके बाकी कैलकुलेशन करोगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, कहता आर्टिकल शब्द के अक्षरों को कितने तरीकों से सजाया जा सकता है ताकि सम स्थान पर हमेशा व्यंजन आवे, कॉन्सोनेंट। तो चलो इसमें वोवेल बताओ तो कौन कौन है। तो वोवेल हो गया इसमें ए आई ई, और कॉन्सोनेंट कौन है इसमें, व्यंजन वर्ण। तो ये है आर टी सी एल। तो देखो यहाँ 7 लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7। तो बताओ इसमें कहता है कि सम स्थान पर हमेशा व्यंजन वर्ण आवे। तो सम स्थान कौन है, 1 2 3, 3 ठो सम स्थान है। और कहता इस पर हमेशा क्या आ जाए, व्यंजन वर्ण आ जाए। व्यंजन वर्ण कितना है, तो 4 है। व्यंजन वर्ण क्या है, 4 है। मतलब इस 4 लेटर में से कोई भी 3 लेटर का यहाँ अरेंजमेंट कर देना है। तो कितना तरीका से, तो 4p3। अब बाकी जो बच गया उसका अरेंजमेंट कर देना। तो बोलो फैक्टोरियल 4 और बाई फैक्टोरियल 24 गुने 24 बराबर कितना, तो 576। मतलब कितना तरीका से होगा अरेंजमेंट, तो 576। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता ताश के पत्तों में से 2 पत्तों को यादृच्छा निकाला जाता, तब इन दोनों पत्तों के इक्का होने की संभावना, मतलब प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। टोटल कितना है कार्ड, 52। अब कहता है इसमें से 2 कार्ड निकालना है रेंडमली, ठीक, एट रैंडम, और दोनों इक्का है, एक ए है, तो वो उसी का प्रायिकता पूछा है, प्रोबेबिलिटी। तो बोलो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस खाली बता दो बच्चों। तो 52c2 तो बराबर फैक्टोरियल 52 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल, तो 52 गुने 51 गुने फैक्टोरियल। तो बोलो क्या हो जाएगा, 1326 नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। और इवेंट बता दो, नंबर ऑफ इवेंट, तो इक्का है तो 4c2 बराबर 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का तुम लोग फॉर्मूला पढ़े होगे, नंबर ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो 6/13 बताइए 221 होगा, यही आंसर हो जाएगा बच्चों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर 6 नंबर, देखो 6 नंबर क्वेश्चन डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है। अब इसका वैल्यू तुमको निकाल के बताना, दिया हुआ 2 तो x का मान बताना है। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने आता है तुम लोगों को बच्चों। बोलो फर्स्ट एलिमेंट इसमें 8 है, 8 इंटू इसके रोड कॉलम को छोड़ दो तो x -3, फिर माइनस माइनस +5, इसके रोड कॉलम को छोड़ दो तो 5 - 6, अब +1 इंटू इसके रोड कॉलम को छोड़ दोगे तो 15 - 6x। ये हो जाएगा 8x - 24, फिर -5 + 15 - 6x इक्वल टू 2। तो ये कितना आ जाएगा आपका 8 और यहाँ 6x तो 2x, और यहाँ 29 29 और +15 तो -14 इक्वल टू 2। तो 2x बराबर 16, तो x का मान कितना, तो 8 में टिक कर देना बच्चों। बस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता कि उस समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना जिसका आसन्न भुजा मतलब 2 एडजेसेंट साइड दिया हुआ पैरेललोग्राम का, ठीक, ये मान लो पैरेललोग्राम है, तो एक ये दिया हुआ और एक ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर
तो इसका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी निकालने का तरीका तुम लोगों को मालूम होगा। यहाँ 1 2 3 यहाँ 3 -2 और 1, तो बोलो यहाँ क्या हो जाएगा, i इंटू इसको छोड़ दिए तो 2 माइनस माइनस प्लस 6 तो 8, फिर इसको छोड़ दिए तो 1 माइनस 9 ये भी -8, यहाँ -2 और -6 ये भी -8, यानी 8i प्लस 8j -8k। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो √8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर मतलब 3 इंटू 8 स्क्वायर मतलब 8√3 स्क्वायर यूनिट्स। इसमें टिक कर देना बच्चों कि इसका एरिया कितना होगा पैरेललोग्राम का, जिसका एडजेसेंट साइड वेक्टर ए वेक्टर बी है, तो क्या हो जाएगा इसका एरिया, तो 8√3। कैसे, बस खाली उसका क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकाल देना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 8 नंबर। कहता इस अवकलन का घात बताना मतलब डिग्री। तो देखो यहाँ पावर -1 है, पहले उसको तो सुधार लें। तो ये पावर -1 है तो इसको 1/dy/dx लिख सकते हो ना। अब LHS ला के मल्टीप्लाई कर दोगे x इंटू dy/dx का होल स्क्वायर प्लस 1। तो बोलो ऑर्डर कितना बोलोगे, 1 और डिग्री 2। तो डिग्री पूछा है तो किस में टिक लगा दोगे, तो 2 में। इसका डिग्री कितना होगा, तो 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा कि तीनों बिंदुआ यदि संरेखी है तो y का, तो बताओ 3 बिंदु के कोलिनियर, संरेख मतलब कोलिनियर होने का कंडीशन। तो डिटर्मिनेंट में बारी बारी से लिख दोगे 1 4 1 3y1 -3 16 और 1। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू इक्वल टू कितना, 0। इस डिटर्मिनेंट का मान निकाल के इक्वल टू क्या लिख दोगे, तो 0। तो बोलो 1 इंटू इसके रो और कॉलम को छोड़ दोगे तो y -16 -4 इंटू इसके रो और कॉलम को छोड़ दोगे तो 3 या माइनस माइनस +3 आई 48 माइनस माइनस प्लस 3y। ये हो जाएगा y -16 यहाँ -24 अब +48 अब +3y इक्वल टू 0। तो 4y हो गया और यहाँ 48 में 40 घट जाएगा तो +8, तो y का वैल्यू हो जाएगा -2। मतलब y का वैल्यू जब -2 होगा तो तीनों पॉइंट क्या होगा, तो कोलिनियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। ये लिमिट का क्वेश्चन है, इस लिमिट का वैल्यू बताना। फॉर्म पहले चेक कर लो, 0/0 के फॉर्म में है तो एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं इसमें, अप्लाइड एल हॉस्पिटल रूल, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक भी है लॉगरिथमिक भी है, दोनों एक साथ है। तो बताओ क्या हो जाएगा यहाँ से, तो 1 इंटू कॉस एक्स फिर x कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स आई लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन फिर 1/1 प्लस और नीचे हो जाएगा x² का 2x। यानी क्या हो गया यहाँ पर, एल हॉस्पिटल रूल लगा दिया एक बार तक, तो cos x माइनस x इंटू साइन एक्स आई -1/1 प्लस। अभी भी ये 0/0 के ही फॉर्म है, जहाँ जहाँ x से फिर से 0 पुट करो तो ये भी 1, ये भी 1 कट के 0 और यहाँ पर भी 0। फिर से एक बार और एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा, अप्लाइड एल हॉस्पिटल रूल। चलो बोलो फिर से cos x का डिफ्रेंसिएशन तो माइनस साइन एक्स और फिर यहाँ 1 इंटू एक्स का x के रिस्पेक्ट में 1 इंटू साइन एक्स आई x छोड़ दोगे, अब साइन x का डिफ्रेंसिएशन आई माइनस माइनस क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर और नीचे है 2। तो बोलो सब 0 पुट कर दोगे, 0 खाली ऊपर में 1 बचा नीचे 2 बचा, मतलब फाइनल आंसर कितना आ गया, तो 1/2। थर्ड नंबर ऑप्शन, ये लिमिट का आंसर कितना हो जाएगा, तो 1/2। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर।
कहता है कि ये मैट्रिक्स जो है, ये मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट मत समझना, ये क्या है, मैट्रिक्स। आई सममित मैट्रिक्स है, मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो तुम लोग जानते हो बच्चों, कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब कहलाता है, जब ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज करने आता, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे। अब बताओ दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल कर दो, x का वैल्यू आ जाएगा खुद से, तो x इक्वल टू कितना, तो 5। इसी में टिक लगा देना कि मैट्रिक्स जब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो x का वैल्यू कितना आएगा, तो 5 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, कहता है इस परवलय का समीकरण निकालें जिसका फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ। देखो ये फोकस दिया हुआ है कितना, तो -3,0 और डायरेक्ट्रिक्स लिखा हुआ कितना, तो x + 4 इक्वल टू, तो यहाँ पर कोई पॉइंट P मान लेंगे x y, तो इसका डिस्टेंस फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से दोनों डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इक्वल, PS बराबर PM हो गया, आंसर पैराबोला का आ जाएगा। तो यानी √x + 3 का होल स्क्वायर और y - 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा x + 4 अपॉन √1। तो रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर देते हैं, तो a² + b² + 2ab प्लस इक्वल टू a² + b² प्लस 2ab। तो x² से x² कैंसिल, तो y² बराबर हो जाएगा ये आपका 8x में 6x चला गया तो 2x और +7, यानी यही आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर, कि जिस पैराबोला का फोकस है -3,0 डायरेक्ट्रिक्स है x + 4 बराबर, तो उसमें उसका इक्वेशन क्या आ जाएगा, तो y² बराबर 2x + 7। क्लियर बच्चों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, कहता है इसका नियता का इक्वेशन लिखना, मतलब डायरेक्ट्रिक्स का। तो बोलो ये x² बटे 10 का स्क्वायर है प्लस y² बटे, मतलब a का वैल्यू हो गया 10, b का वैल्यू हो गया 6। तो बोलो इसेंट्रिसिटी, तो √1 - b² बटे a²। तो बोलो b² का मान कितना है, तो 36, a² का मान कितना है, तो 100। तो 36 में 100 गया 64, और 64 का √8 बटे 10 मतलब 4/5। तो बोलो तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या लिख दोगे, इलिप्स ऐसा, यानी y = ±a बटे e। x का डिनोमिनेटर बड़ा है, किसका डिनोमिनेटर बड़ा है, x का, इसलिए डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा। सो बताओ ऐसा फिगर बनेगा हॉरिजॉन्टल x एक्सिस पर, एक डायरेक्ट्रिक्स इधर एक इधर, हाँ, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x = यहां हो जाएगा x = ±a बटे e। तब बताओ यहां से a का वैल्यू कितना है 10, अब बटे e का वैल्यू कितना है, तो 4/, कैंसिल होगा, मतलब 2x बराबर ±25, यही आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन, 2x बराबर ±25। इसका इंटीग्रेशन बताना है तो सिर्फ पुट कर देना है, या डायरेक्टो लिख सकता है, 0 से π/2 है I1 + sin x का पावर -2 इंटू cos x dx। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो 1 + sin x का पावर -1 अपॉन -1। तो ये हो जाएगा आपका -1 बटे 1 प्लस sin x, यहाँ 0 to π/2। तो बोलो sin 90 डिग्री का मान 1 और 1 + 1 2, तो -1/2, यहाँ sin 0 का मान 0 यानी 1/1, यानी हो जाएगा +1/2 +1/2, यही आंसर हो जाएगा आपका। 1 में 1/2 घटेगा +1/2। इस श्रेणी के कितने पदों का योगफल, पहले श्रेणी देख लो किसमें है, तो जीपी में है,
इस श्रेणी किसमें है, जीपी में। फर्स्ट टर्म कितना है 2, कॉमन रेशियो कितना है तो 3। तो बोलो एस एन बराबर दिया हुआ क्वेश्चन में कितना, अब फॉर्मूला यहां लिख दो, ए इंटू आर का पावर एन माइनस 1 बटे आर माइनस 1, ए इंटू आर का पावर एन माइनस 1 बटे आर माइनस। तो बोलो यहां 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो 3 का पावर एन बराबर 700। तो बोल लो इसको 3 का पावर कितना लिख दोगे, तो 9, 27, 81, 243, 729, मतलब 6, मतलब एन का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 6। 729 है, उसको 3 का पावर 6 लिख दोगे, मतलब एन का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 6। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या n ज्ञात करें जिसके लिए ये दोनों इक्वल है। तो सबसे पहले देख लो बच्चों, 1 प्लस आई का पावर 2n बराबर लिखल है 1 माइनस आई का पावर। तो ये हो जाएगा 1 प्लस आई बटे 1 माइनस आई का पावर 2n इक्वल टू 1। वही फिर कर दो रेशनलाइजेशन, कल भी ऐसा एक क्वेश्चन बताए थे। तो 1 प्लस आई से गुना कर दोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यहाँ आई स्क्वायर का वैल्यू -1, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। मतलब आई का पावर 2n बराबर आई 1 और 1 को तुम लिख सकता आई का पावर 4, तो 2n बराबर 4, तो n का मान कितना आ जाएगा, तो 2। इसी में टिक कर देना है कि n का सबसे छोटा पूर्णांक संख्या वैल्यू क्या आएगा, तो 2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। देखो साइन एक्स प्लस कोसेक एक्स बराबर लिखा हुआ 5/2। तो एक्स न्यून कौन है, तो एक्स का मान बताना है। तो देखो साइन एक्स प्लस कोसेक एक्स इक्वल टू कितना है, 5/। तो यहाँ लिख दोगे साइन एक्स प्लस 1 बटे साइन एक्स इक्वल टू 5/2। तो एलसीएम ले लोगे साइन एक्स, तो साइन स्क्वायर्ड एक्स प्लस 1 इक्वल टू 5/, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना तो 2 साइन स्क्वायर्ड एक्स प्लस इक्वल टू 5 इंटू साइन एक्स। सबको LHS ले आना, तो 2 साइन स्क्वायर्ड एक्स माइनस 5 इंटू साइन एक्स प्लस 1 बराबर 0। अब फैक्टराइजेशन कर देना, तो बोलो 2 साइन स्क्वायर्ड एक्स माइनस 4 साइन एक्स और फिर माइनस साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू, तो यहाँ से कॉमन ले लोगे 2 साइन एक्स, आ जाएगा साइन एक्स और -2। यहाँ से 2 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ भी 2 लिखाएगा। तो यहाँ से 2 साइन एक्स कॉमन ले लोगे तो साइन एक्स -2 और 2 साइन एक्स माइनस। तो देखो इसको 0 करोगे तब तो x का वैल्यू नहीं आएगा। यहाँ से इसको 0 कर दोगे 2 साइन एक्स -1 बराबर, तो साइन एक्स इक्वल टू 1/2, तो x इक्वल टू 30 डिग्री π/6। यही आंसर हो जाएगा 30 डिग्री कि x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो π/6। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। cos 1/2 cos इनवर्स 1/8 का वैल्यू पूछा है। तो पहले इसको थीटा मान लेना तुम लोग कि 1/2 cos इनवर्स 1/8 बराबर थीटा। तो बोलो cos इनवर्स 1/8 इक्वल टू 2 थीटा, यानी 1/8 इक्वल टू कितना, तो cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा। यहाँ चूंकि 10 में फॉर्मूला जानते हैं तो 10 या यहाँ से cos भी निकाल सकते हो डायरेक्ट। बोलो cos 2a का फॉर्मूला, तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो बोलो यहाँ से क्या आ जाएगा तब, 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 9/8, 1/8 कर देना। तो बोलो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू तो 9/16, तो cos थीटा इक्वल टू तो प्लस माइनस 3/4, तो थीटा इक्वल टू वहां से लिख देना है अब। तो बोलो ये cos थीटा यहाँ था और cos थीटा का वैल्यू आ गया, इसको थीटा मान लिए पूरे को। तो बोलो ये cos थीटा आ गया और cos थीटा का वैल्यू कितना आ गया तुमको, क्लियर बच्चों। तो देख लो cos थीटा इक्वल टू, या तो जो ऑप्शन में दोनों है तो दोनों टिक करना पड़ेगा, +3/4 भी और -3/4, दोनों आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर।
कहता है इसका प्रांत बताना तुम लोगों को डोमेन, तो डोमेन के लिए सिर्फ डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो बताओ इतना नॉट इक्वल टू सिर्फ 0, मतलब x-2 और x-1 इज नॉट इक्वल टू, तो x नॉट इक्वल टू 1 and 2, मतलब ऑल रियल नंबर होगा, सिर्फ 1 और 2 नहीं होगा। थर्ड नंबर ऑप्शन। कोई भी रेशनल फंक्शन है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, तो उसका डोमेन निकालने के लिए क्या करना, सिर्फ डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सब वही रहेगा। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इसका पहले पाराबोला है, इसका फोकस का कोऑर्डिनेट तुम लोग लिख सकते हो a0, फोकस इसका कितना हो जाएगा, मतलब 4,0। तो देख लो ये पाराबोला है, यहां फोकस है इसका 4,0, ये हो गया लाइन तुम्हारा x इक्वल टू 4। ये एरिया तुमको बताना, ऊपर वाले का एरिया निकाल के इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा, मतलब इंटीग्रेशन 0 to 4 और y का वैल्यू हो जाएगा √16x dx। बस खाली इंटीग्रेशन बना लेना बच्चों। बोलो यहां से क्या आ जाएगा, 4 बाहर और √x का इंटीग्रेशन आता है तुम लोगों को करने, पावर में 1 ऐड कर देना, फिर उस वही चीज नीचे लिख देना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां भी क्वेश्चन में एरर है बच्चों। 21 नंबर में y⁴ बराबर x⁴ लिखल है, तब तुमको dy/dx बताना। तो ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए दोनों तरफ क्या लगा देना है, तो log, अब log का फॉर्मूला यूज करोगे तो x इंटू log y इक्वल टू y इंटू log x। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लेना दोनों तरफ u इंटू v पर, तो 1 इंटू log y x और log y का डिफ्रेंशिएशन तो 1/y और फिर dy/dx, यहाँ dy/dx इंटू log x, log x का डिफ्रेंशिएशन तो 1/x। अब dy/dx को एक तरफ कर लेना, तो x/y dy/dx माइनस dy/dx इंटू log x इक्वल टू y/x माइनस log y। चलो बताओ वहां से, अब एलसीएम ले लोगे, dy/dx तो कॉमन हो ही जाएगा, एलसीएम ले लोगे कितना, तो y, तो यहाँ हो जाएगा x इंटू वाई लॉग एक्स, एक्स माइनस वाई लॉग एक्स, और RHS में एलसीएम ले लोगे तो y माइनस एक्स इंटू लॉग वाई अपॉन एक्स। तो बोलो dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, तो y/x y माइनस एक्स इंटू लॉग वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू लॉग एक्स। यही आंसर हो जाएगा आपका, y/x y माइनस, ऑप्शन भी एरर है क्योंकि वहां क्वेश्चन एरर था इसलिए ऑप्शन भी एरर है, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, यहां भी देखो उसी ढंग का क्वेश्चन है, x⁴y बराबर e⁴, फिर वही दोनों तरफ log लगा दो, बराबर log e का पावर x माइनस y, तो y इंटू लॉग एक्स, यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई क्योंकि log e का मान 1। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो u इंटू v पर, तो dy/dx इंटू, यहाँ y छोड़ दोगे log x का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस dy/dx, dy/dx को LHS लेके चले आओ, तो बताओ ये क्या आ जाएगा, तो 1 प्लस log x, यहाँ 1 माइनस y/x। बोलो एलसीएम कितना आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा dy/dx बराबर x माइनस वाई अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस, अब यहाँ से बहुत होगा तो x माइनस वाई का वैल्यू लिख देना है कितना, तो y इंटू लॉग एक्स, यानी ये ऑप्शन आ जाएगा सेकेंड नंबर। x माइनस वाई का वैल्यू यहाँ से क्या लिख दोगे, तो y इंटू लॉग एक्स, x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, यही आंसर हो जाएगा बच्चों। यहां से वैल्यू पुट कर दिए x माइनस वाई का, y इंटू लॉग एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर,
कहता है कि ये लाइन जो है इस पाराबोला का लंब है, तो के का मान बताना है। तो बताओ इसका स्लोप पहले बता दो। तो y इक्वल टू माइनस एक्स है। अब यहां से इसका स्लोप खाली निकाल लेना है। तो बोलो 2y डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 12। ये कैंसिल होके 6 हो गया। तो बोलो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा? तो 6 अपॉन वाई। ठीक, किसी भी पॉइंट पर डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू टेंजेंट ऑफ स्लोप देता है, तो नॉर्मल का स्लोप कितना हो जाएगा? तो इसका रेसिप्रोकल कर देना, स्लोप ऑफ नॉर्मल तो माइनस वाई बटे एक्स। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो बोलो माइनस वाई बटे एक्स बराबर -1। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 6। अब y का वैल्यू यहां लिख दोगे 6, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? तो 3। तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो 6 + 3 मतलब 9। k इक्वल टू लिखा हुआ ना x प्लस वाई, यहाँ 3 + 6 इक्वल टू कितना? 9। यही k का वैल्यू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 24 नंबर। लॉग का क्वेश्चन है, सिर्फ लॉग हटा दोगे अपने आंसर। लॉग बेस x है 9/16 इक्वल टू -1/। बोलो यहाँ के बेस को सिर्फ RHS का बेस बना देना। तो x का पावर कितना हो गया? तो -1/2। x का पावर -1/2। अब बताओ, यानी ये आ जाएगा आपका 9/16 इक्वल टू 1/√x, यानी √x बराबर हो जाएगा तो 16/9। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो 256/81। यही चौथा नंबर ऑप्शन हो जाएगा x का वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट 25 नंबर। कहता उस तल का समीकरण, तल मतलब प्लेन, उस प्लेन का इक्वेशन पूछा जिसका मूल बिंदु से दूरी कितना है? 5 यूनिट है ओरिजिन से, और उस पर लंब ये लिखा हुआ, मतलब n वेक्टर ही लिखा हुआ है। कितना? तो 2i - 3j + 6k। अब बताओ प्लेन का इक्वेशन याद होगा नॉर्मल फॉर्म में कि वेक्टर r डॉट n कैप, वेक्टर r डॉट n कैप बराबर ऊपर परपेंडिकुलर लेंथ p। तो यहाँ तो n वेक्टर ने दिया हुआ है, तो n कैप कैसे निकालोगे? तो इसमें मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना, मतलब कितना से डिवाइड हो जाएगा? तो 4 + 9 + 36 यानी 7 से। अब यहां पर वैल्यू पुट कर दो। देखो वेक्टर r डॉट और n कैप कितना आ जाएगा? तो 2i - 3j + 6k अपॉन 7 i = 5। तो r का मतलब जान रहे हो xi + yj + zk। तो x से गुना करोगे तो 2x - i = 35। यही आंसर हो जाएगा 2x - 3y + 6z = 35, मतलब फर्स्ट नंबर ऑप्शन। तो बच्चों जो तुम लोगों का मॉडल सेट 3 था उसका सभी क्वेश्चन सॉल्व कर दिया गया है। अब फिर अगले दिन हम तुमको अगला टेस्ट मॉडल सेट 4 के साथ मिलेंगे। तब तक आप अपने फिर से सॉल्यूशन को देखिए और ये उसमें ढूंढिए कि हमसे कहाँ गलती हो रहा है और उसमें कई सुधार करने का प्रयास पूरा कीजिए। और इसमें हमारे तरफ से, संस्थान के तरफ से जो तुम लोगों को सहयोग चाहिए वो तुम लोग आके या लाइव में भी तुम लोग पूछ सकते हो कि हाँ इसमें हमको दिक्कत है, अब क्या करें, या आके कोचिंग पर भी पूछ सकते हो। ऑल द बेस्ट बच्चों। गुड आफ्टरनून ब्रदर। तो चलिए देखते हैं कि जो हम लोगों का रीजनिंग का क्वेश्चन है और आपने उसे कैसे सोल्व किया है और कितने आंसर सही किए हैं। अभी ये स्कोर कार्ड तो थोड़ा देर में ग्रुप में चला भी जाएगा। मैं देखना चाहता हूं कि जो हम लोगों ने क्वेश्चन बनाया उस क्वेश्चन में कितने आंसर सही आ रहे हैं। वेरी गुड आफ्टरनून, नमस्कार आप सभी लोगों को। क्या बात है, शुरुआत ही नॉन वर्बल से है यहाँ पे। और नॉन वर्बल मैंने कहा है
कि भाई अगर एयरफोर्स के अंदर अपना स्कोर बनाना है रीजनिंग का, हाँ, पिछली बार जैसे इस बार का भी जो सेट हुआ था, जस्ट अभी जो जिसका एग्जाम हम लोग का फाइनल रिजल्ट पेंडिंग में, तो उसमें क्या हुआ था कि ऐसे बहुत सारे सेट थे हम लोगों के जहाँ पे आउट ऑफ 30 क्वेश्चन के अंदर 15-15, 16-16 नंबर या तो रीजनिंग पूछ लिया था या तो मैथ पूछ लिया था। तो जब रीजनिंग और मैथ पूछता है तो रीजनिंग मैथ में तो 100% का स्कोर हम लोग गेन करते हैं ना, पूरा का पूरा क्वेश्चन बना लेते हैं। जीएस वाले सेक्शन में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो चलिए हम लोग मिल के देखते हैं कि आपने कितने क्वेश्चंस को बनाया है और कितने क्वेश्चन के आंसर आप किए हैं। तो सबसे पहले शुरुआत यही नॉन वर्बल के क्वेश्चन से हम लोगों के सामने है और हम लोगों को ये बताना है कि भाई ये जो क्वेश्चन है ये सोल्व कैसे होगा। तो मैंने कहा था कि जब हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, देखिए कुछ लोगों ने आंसर भी देना शुरू कर दिया जब तक मैं बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा था कि जैसे यहाँ पे 2 तरह के क्वेश्चन है, अगर 3 गो बॉक्स में ऐसे दिया है, 3 गो बॉक्स में कोई फिगर दिया हुआ है, चौथा बॉक्स में पूछ रहा है, तो ये क्वेश्चन हम लोगों के सीरीज का भी हो सकता है या ये क्वेश्चन हम लोगों के एनालॉजी का भी हो सकता है। तो इसकी हम पहचान कैसे करेंगे कि वो सीरीज का क्वेश्चन है कि एनालॉजी का क्वेश्चन है। तो जो सीरीज का क्वेश्चन होगा, जो सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, वहां पे क्या होता है कि जो पहले बॉक्स का एलिमेंट है वह दूसरे बॉक्स में, तीसरे बॉक्स में मिलेगा, सब में मिलेगा, तीनों के अंदर मिलेगा, तब हम समझेंगे कि वो सीरीज का क्वेश्चन है। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ और दिया हुआ है और यहाँ पे इन दोनों का रिलेशन आपस में दिख रहा है, लेकिन ये जो बॉक्स में दिया है इसका रिलेशन यहाँ से नहीं है, तब हम लोग समझेंगे कि वह एनालॉजी का है। मैं फिर से अपनी दोहरा दूं बात कि हम लोग बहुत बार कंफ्यूजन कर जाते हैं। सीरीज टफ नहीं होता, सॉरी नॉन वर्बल टफ नहीं है, हम लोगों के पहचानने में दिक्कत होती है। इसकी वजह से हमको आइडिया रहता है कि करें क्या यहाँ पे। तो करें क्या का मतलब है हम सोचेंगे तब ना कि सीरीज का क्वेश्चन होगा तो सीरीज के कॉन्सेप्ट को अपनाएंगे, एनालॉजी का क्वेश्चन है तो एनालॉजी के कॉन्सेप्ट को अपनाएंगे। पहले तो यही कंफर्म नहीं होता कि ये सीरीज है कि एनालॉजी है। उसके पहचान के लिए मैंने आपसे कहा कि जैसे ये फिगर एनालॉजी और सीरीज में सेम पैटर्न पे क्वेश्चन का फिगर रहता है, जैसे 3 गो बॉक्स, जैसे 3 बॉक्स में दिया है ना, तो वैसे 3 बॉक्स में दिया रहेगा, चौथा पूछ लेगा। तो हम कैसे सोचेंगे कि वो सीरीज है कि एनालॉजी है। तो सीरीज में क्या होगा कि इन तीनों का फिगर सिमिलरिटी होगा, मतलब जो एलिमेंट इसमें है वही एलिमेंट इसमें है, फिर इसमें भी, तीनों के अंदर सेम एलिमेंट होगा, तो ये सीरीज का क्वेश्चन है। एनालॉजी का कैसे होगा, तो 1 और 2 में दिया रहेगा लेकिन 2 का रिलेशन 3 से नहीं होगा, फिर वो बिल्कुल नया ही होगा, तब हम लोग समझेंगे कि वो एनालॉजी का क्वेश्चन है। अब ये सीरीज का क्वेश्चन है, तो जैसे मान लीजिए ये फिगर कैसे रन कर रहा है, तो आप देख लीजिए कि पहला किसी भी पॉइंट को, ये प्लेस चेंजिंग का क्वेश्चन है, सीरीज का प्लेस चेंजिंग का ये क्वेश्चन है, प्लेस चेंज का। तो यहाँ पे पहला जो सर्कल है ये ऐसे डार्क दिया हो, दूसरे फिगर में यहाँ दिया हो, तीसरे फिगर में यहाँ है। अब चौथे फिगर में सर्कल यहाँ से शुरू होना चाहिए, तो सर्कल यहाँ से शुरू होना चाहिए, सिंगल सर्कल, चूंकि सिंगल सर्कल का, तो यहाँ से शुरू हुआ, इसमें नहीं दिया गया, इसमें नहीं दिया गया, इसमें नहीं दिया गया, एक ही ऑप्शन दिया हुआ है। मैंने कहा है कि जब आप मेरे साथ जुड़ेंगे और जब आप बनाना शुरू करेंगे तो ऐसे जनरली क्लास के अंदर क्वेश्चन जल्दी कैसे सोल्व करना, इस पे मैं कभी काम नहीं करता, क्योंकि क्लास लर्निंग फेज है। वहाँ पे अगर हम इन सारी चीज़ों के ऊपर काम करने लगेंगे तो कॉन्सेप्ट ही नहीं समझेंगे। लेकिन जब आप यहाँ पे मौजूद होंगे तो हम बनाने के तरीके पे काम करेंगे, हम कॉन्सेप्ट पे नहीं काम करेंगे। उसको जल्दी कैसे बनाएं इस पे हम लोग सोचेंगे। अभी एमटीएस का एग्जाम चल रहा है हम लोगों का, अभी कुछ लोग दिए होंगे, तो ऐसे 10-12 लोग मेरे को मिले हैं अभी, जो पिछला 5 गो हम लोग एनडीए का, जैसे इसमें एमटीएस आपके एयरफोर्स में 5 टेस्ट ले रहे हैं, एमटीएस का भी 5 टेस्ट लिए थे, तो उसका डिस्कशन जो 5 दिन रीजनिंग का उन्होंने किया, तो उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन को जल्दी में कैसे सोल्व करना है इस टेक्निक पे मैंने काम किया। तो मुझे 7-8 लोगों ने ऐसे मिला, उन्होंने कहा कि रीजनिंग सर जी 8-9 मिनट में 25 क्वेश्चन में बना लिया। कैसे बना लिया, तो बस उस टेक्निक के आधार पे कि भाई जल्दी में कैसे बनाना है। जैसे यही क्वेश्चन है, अगर आपको मैं क्लास के अंदर सोल्व करने पे काम कर रहा होता तो मैं पूरा का पूरा समझा रहा होता कि ये कहाँ गया, ये कैसे कैसे रन कर रहा है। लेकिन अब जब मुझे आंसर बनाना है तो मैं ये नहीं सोल्व करूँगा, मैं ये देखूंगा कि भाई ये जो एक सेक्शन है, सर्कल है, ये यहाँ पे था, अगले फिगर में यहाँ पे, अगले फिगर में यहाँ, अगले फिगर में यहाँ होना चाहिए, और यहीं पे दिया है, बाकी इस सब में नहीं दिया है, तो वैसे गलत हो गया, अकेले ये सही हो जाएगा। अब जैसे अगला क्वेश्चन देख लीजिए और बताइए कि क्या अगला क्वेश्चन का आंसर आप ठीक ठीक कर सकते हैं।
और ये क्वेश्चन हम लोगों का वापस नॉन वर्बल का है, और मैं देखना चाहता हूं कि क्या हम में से कोई लोग मौजूद हैं जो बना सकते हैं। तो ये भी हम लोगों के सीरीज का ही क्वेश्चन है। जैसे क्या है कि हम लोगों का ये 4 डायरेक्शन है, पहली बार में एरो यहाँ पे है, दूसरी बार में एरो यहाँ पे, तीसरी बार में एरो यहाँ पे, चौथी बार में एरो यहाँ होना चाहिए था, तो यहाँ होना चाहिए था, इसमें नहीं दिया हुआ है, इसमें इन तीनों में दिया हुआ। अब स्क्वायर था तो तीनों में स्क्वायर है ना, तो ये दोनों तो होएगा ही नहीं, तो यहाँ पे हम लोगों का ये टिक कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन बड़ी आसान है, बहुत ही आसान है। कुछ लोग तो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं इस क्वेश्चन का। मैं देखना चाहता हूं कि जो अगला क्वेश्चन आता है इसे आप बना पाते हैं कि नहीं। चलिए मैं वेट करता हूं। ये भी सीरीज का ही क्वेश्चन है, और सीरीज में मैंने आपसे अभी दोहराया कि आप पूरे फिगर को कभी रीड मत करिए। पूरे फिगर को रीड करेंगे तो शायद गलत हो जाएंगे, और उतना करना भी नहीं। जरूरत हो तो मैं करूं, जरूरत ही नहीं है। तो जरूरत किस बात की है? तो जरूरत इस बात की है कि आप एगो स्क्वायर बनाइए, स्क्वायर में इस सर्कल के डार्क वाले सर्कल को आप देख लीजिए। तो डार्क वाला सर्कल सबसे पहले यहां पे दिया गया है, डार्क वाला सर्कल सबसे पहले यहां पे दिया गया है। फिर उसके बाद डार्क वाला सर्कल कहां पे दिया है? यहां पे दिया है। तो यहां के बाद फिर हम लोगों का ये यहां पे आ गया है, ठीक है। अब यहां के बाद ये हम लोगों का ब्लैंक जगह दिया हुआ है, ब्लैंक जगह दिया हुआ है। तो ब्लैंक जगह दिया हुआ तो कैसे रिलेट करिएगा? तो ये ब्लैंक जगह हम लोगों का यहां पे दिया हुआ है, तो निश्चित तौर पे ये फिगर यहां पे होता, यहां पे इस वाले कॉर्नर पे होता, इस वाले कॉर्नर पे होता, तभी ये रन करता। जैसे पहले यहां था, यहां से यहां गया, तो अभी यहां है तो यहां से यहां पे जाता ना। तो उस वाले फिगर में कहां पे है? तो यहां पे नहीं है, यहां पे नहीं है, इन दोनों के अंदर है। अब ट्रायंगल देख लेना था, तो ट्रायंगल यहाँ पे था, ट्रायंगल यहाँ पे नीचे में यहाँ पे दिया हुआ है, तो ट्रायंगल जस्ट एक स्टेप ऊपर चला गया। तो हम लोगों का ट्रायंगल अब कहाँ होना चाहिए? जस्ट यहाँ पे नीचे, यहाँ से जस्ट एक स्टेप ऊपर होना चाहिए ना हम लोगों का ट्रायंगल। तो ट्रायंगल और स्क्वायर का पोजीशन यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई ट्रायंगल और स्क्वायर का पोजीशन कैसे, क्योंकि इन्हीं दोनों सर्कल तो दोनों ही जगह पे सेम है, हम लोगों को बस ट्रायंगल का पोजीशन देखना था कि ट्रायंगल हम लोगों का कैसे रन करेगा। तो ट्रायंगल के पोजीशन को अगर रन करेंगे तो ये नीचे था, तो नीचे में इस वाले सेक्शन पे, यहाँ पे इस वाले लाइन के साथ है। देखिए पहले क्या था, इस वाले लाइन के साथ में है, तो वापस इसी लाइन के साथ में दिया हुआ है। तो अगर इस लाइन के साथ है तो इसी लाइन के साथ होना चाहिए, तो इस लाइन के साथ में यहाँ पे है, ये दूसरी लाइन के साथ है। लाइन का मतलब समझ रहे हैं आप मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे ये सर ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल यहाँ पे है, तो अगले फिगर में यानी यहाँ पे जो दिया हुआ इसी लाइन सेम है, तो यहाँ पे इस वाले फिगर में क्या है कि ट्रायंगल इस लाइन के साथ है, तो ट्रायंगल वापस इसी लाइन के साथ ना होना चाहिए, तो इस लाइन के साथ ट्रायंगल यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम लोगों का ये आंसर हो जाएगा। अब जरा अगले क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये बनेगा आपसे, बिल्कुल बनेगा। अब यहाँ पे ये जैसे ये क्वेश्चन हम लोगों का पहले भी था, जैसे ये पूरा है सर्कल ऐसे है, उसके साथ एक वो ऐसे बना दिया गया, तो ये ऐसे है, तो इसमें भी ये पार्ट करेंगे ना, तो उसमें ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो फिर ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब जरा देखिए अगला क्वेश्चन क्या आप बना पाइएगा। मैं वेट करता हूं और मैं देखना चाहता हूं कि हम में से कितने लोग मौजूद हैं जो इस क्वेश्चन का मुझे ठीक ठीक आंसर दे सकते हैं। सूरज कुमार, सत्येंद्र कुमार, सूरज और सत्येंद्र, सिर्फ 2 ही लोग हैं जो आंसर दे रहे हैं। बाकी लोग का क्या स्थिति है भाई? बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बाकी लोग का आंसर कैसे नहीं आ रहा है? बाकी लोग भी तो आंसर दे सकते हैं ना, ये क्वेश्चन काफी बेहतरीन है। जैसे ये 4 है, 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9, और यही बात यहाँ पे लिखा है। तो 2 का स्क्वायर होगा 4 और 6 का स्क्वायर होगा 36, 436। किसी ऑप्शन में दिया है क्या? तो हाँ इस ऑप्शन में दिया है, तो इसे टिक कर सकते हैं। अब आप देख लीजिए अगला क्वेश्चन जो हम लोगों के पास है, क्या इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है? ये भी एनालॉजी का ही क्वेश्चन है, और रिलेशन कैसे हो रहा है हम लोगों का। तो 11 का स्क्वायर जैसे क्या है, 11 का स्क्वायर 121 है, 121 में कितना जोड़ेंगे? तो 11 जोड़ेंगे तो 132 होगा।
तो अब यहाँ पे कैसे है, तो ये 10 का स्क्वायर ही दिया हुआ है डायरेक्ट। हम लोगों को क्या है कि 11 के स्क्वायर में 11 जोड़ा, मतलब ये है यहाँ पे क्या है, तो ये 9 के स्क्वायर में 9 जोड़ा हुआ है। यहाँ पे क्या है 13 का डायरेक्ट स्क्वायर ही केवल दिया हुआ है। यहाँ पे क्या है 15 का स्क्वायर 225 प्लस 25 दिया हुआ है। तो हम लोगों का क्या था कि ये स्क्वायर था वही नंबर जुड़ा हुआ था, तो स्क्वायर था वही नंबर जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है हम लोगों का। क्या अगले क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं ब्रदर आप? ये सीरीज का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से आप सभी बना सकते हैं जो लोग भी मौजूद हैं। इस क्वेश्चन का कैसे आंसर दे सकते हैं हम लोग? तो इस क्वेश्चन में ऐसे यहां पे लिखा हुआ है 2 से 3 हुआ, जैसे 1 का गैपिंग है, 2 का गैपिंग है, 4 का गैपिंग है और ये 8 का गैपिंग है। फिर कितना का गैपिंग होना चाहिए, तो मल्टीप्लाई 2, 4 दूना के मतलब हर बार में 2 का गुना हो रहा है, तो आगे भी 2 का गुना हुआ, 16 जोड़ना चाहिए, 16 16 32 और ये कितना हो जाएगा 33। 33 ऑप्शन में दिया है क्या, तो इसको हम लोग टिक कर सकते हैं। क्या कोई है जिनका ये आंसर बिल्कुल सही बना हुआ है? जो अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, वो अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये दिया हुआ है। क्या बात है, ये तो एक शानदार क्वेश्चन है और मैंने कहा है कि ऐसा क्वेश्चन जब हम लोगों के सामने आता है तो थोड़े से परेशान हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसकी संख्या 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 है। लेटर की संख्या और अंकों की संख्या बिल्कुल बराबर है। तो मैंने क्या कहा था, या तो यूनिट डिजिट होता है या तो एट्रेंडम होता है। तो यूनिट का मतलब क्या, जैसे पी का हम लोग जानते हैं 16 होता है, तो 1 और 6 जोड़ लिया है, कितना हो गया 7 हो गया। जैसे हम लोग जानते हैं के का होता है 11, तो 11 प्लेस होता है, लेकिन 1 और 1 2 जोड़ेंगे क्या होगा, तो जो लेटर का पोजीशन 2 अंकों में है उसको जोड़ के 1 अंक में बनाएगा, उसी को बोलते हैं यूनिट डिजिट। और उस बेस पे आंसर हम लोग का हो जाएगा। इसका 14 होता है ना, तो 14 का मतलब 5 हो जाएगा, इसका मतलब 1 हो जाएगा, इसका मतलब 4 हो जाएगा। 5 1 4, 5 1 4, तो 5 1 4 है ही नहीं, एक ही ऑप्शन है जहां से 5 से शुरू हो रहा था, पूरा बनाने की जरूरत भी नहीं था, डायरेक्ट हम लोग इसको टिक कर सकते थे ना। क्या अगले क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं? देखते हैं कितने लोग अगले क्वेश्चन का आंसर दे लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बेहतरीन है। लिख रहा है कि यदि 2 संकेत प्लस और डिवीजन को हम लोग आपस में बदल दें, प्लस और डिवीजन को आपस में बदल दें तो कौन सा समीकरण सही होगा। अब यहाँ पे बदलना किसको है, प्लस और डिवीजन को। तो यहाँ पे प्लस और डिवीजन को बदलेंगे तो देखिए यहाँ पे डिवीजन करना पड़ेगा, तो डिवीजन करेंगे तो एक बार चेक कर लीजिए हम लोगों का, 16 + 9 डिवीजन 4 मल्टीप्लाई 2, तो ये 4 दूना के 8 हो जाएगा ना, 9 दूना के 18, 18 और 16, तो 17 17 34, इसी से आंसर मिल जाएगा हम लोगों को। चूंकि जैसे यहाँ पे डिवीजन लगाएंगे ना, यहाँ पे डिवीजन लगाएंगे, तो डिवीजन लगाएंगे तो ये 4 से 9 तो नहीं कटेगा, लेकिन आगे में मल्टीप्लाई दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाई वाला सेक्शन तो वहाँ पे काम कर जाएगा ना, तो वहाँ बना लेते। अगर आगे का ऑप्शन हम देखने का प्रयास भी कर लें कि भाई प्लस और डिवीजन को बदलेंगे, तो यहाँ पे प्लस हो जाता, यहाँ पे डिवीजन हो जाता, तो वहाँ पे भी है 2 से मल्टीप्लाई कटने वाला बात, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे डिवीजन हो जाता और यहाँ पे प्लस हो जाता। तो डिवीजन और प्लस तो ऐसे नहीं चेक करते, ये तो बनता भी नहीं हम लोगों का, ये नहीं आंसर बनता। प्लस और डिवीजन, यहाँ पे डिवीजन, यहाँ पे प्लस, तो हम लोगों का ये आंसर भी नहीं होता, ये आंसर भी नहीं होता। इन्हीं दोनों में से किसी एक को देखते, तो मैंने एक चेक किया, हमको आंसर मिल गया वहाँ पे। जब कुछ क्वेश्चन आप बना लेंगे ना इस तरह के, तो आप जिस तरह से मैं इसको बना ले रहा हूँ 1-2 ऑप्शन के अंदर, आपको भी पूरा ऑप्शन चेक करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप भी डायरेक्ट बना सकते हो ब्रदर, बिल्कुल बना सकते हो। क्या इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं हम लोग? डायरेक्शन का क्वेश्चन है ये हम लोगों के पास, और यहाँ पे हम लोगों से कह रहा है कि रमेश अपने घर से, लास्ट में हम लोगों से दूसरा दिशा ही पूछा हुआ है और रिस्पेक्ट वाला दिशा पूछा हुआ है। यहाँ पे जो किलोमीटर वाला बात दिया, डिस्टेंस दिया, उसको भी हम लोग को देखना पड़ेगा। रमेश अपने घर से 10 किलोमीटर दक्षिण में चलता है, मान लीजिए कि घर उसका यहाँ पे है और वह साउथ में कितना चलता है 10 किलोमीटर।
फिर वह बाएं मुड़कर 25 चलता है। अब यहां से बाएं मुड़ेगा तो इधर जाएगा और कितना चलता है 25। फिर वह बाएं मुड़ता और 40 चलता है, फिर बाएं मुड़ेगा और 40 चलेगा। तो बाएं मुड़ने का मतलब इधर ही ना मुड़ेगा, 40 चलेगा। बाद में फिर बाएं मुड़कर 5 मीटर बाएं मुड़ता है और स्कूल पहुंच जाता है। तो कहता है कि अब उसका यहाँ पे है उसका स्कूल। अब वो कहता है कि उसका स्कूल उसके घर से किस दिशा में, तो घर तो यहीं पे है और स्कूल पे जाने के लिए हम लोग कैसे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने कहा था कि एक प्लस का निर्माण करिए, तो प्लस का निर्माण करेंगे तो हम लोगों को नॉर्थ और ईस्ट के बीच में से निकलना पड़ेगा। तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में से निकलना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन दिया हुआ है। क्या अगले क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं ब्रदर आप लोग? कह रहा है अरे ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें तो फिर बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कैलकुलेशन ही नहीं करना है, ये तो ऐसे बन जाएगा। लिख रहा है वनस्पति विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान को हम लोग बोलते हैं बोटनी इंग्लिश में। तो ये बोटनी हो गया। तो बोटनी एक साइंस का सब्जेक्ट है ना। फिर भौतिकी फिजिक्स, ये भी साइंस का सब्जेक्ट है। फिर लिखा हुआ रसायन विज्ञान, तो ये भी साइंस का सब्जेक्ट है। लेकिन ये क्या है, लैंग्वेज है, एक तरह की भाषा है। तो हम लोगों का डिफरेंट कौन हो गया, लैंग्वेज। चूंकि ये साइंस का टॉपिक, साइंस से रिलेटेड है सब्जेक्ट, ये भी साइंस है, ये भी साइंस है, लेकिन ये हम लोगों का लैंग्वेज दिया हुआ है, तो ये डिफरेंट हो जाएगा। अब आप ही देख लीजिए, जो अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। क्या बात है, ये क्वेश्चन क्या कोई है इस क्लास में, इस लाइव सेशन के अंदर जो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है? ये एक काफी शानदार क्वेश्चन है मेरे छोटे भाई। मैंने कहा भी कि ऐसा क्वेश्चन हम लोगों का जो रहता है उसे बनाना टफ काम है। कह रहा है कि राम का जन्म 29 फरवरी को हुआ। उसने 29 फरवरी 2008 को अपना चौथा जन्मदिन मनाया। तो उसका जन्म कौन से वर्ष में हुआ? तो जैसे हम लोग जो अपना बर्थडे मनाते हैं वो प्रत्येक साल मनाते हैं, तो प्रत्येक साल मनाते हैं क्योंकि वो डेट प्रत्येक साल आता है। लेकिन अगर किसी का जन्म ही हो जाए 29 फरवरी को, 29 फरवरी को, तो 29 फरवरी तो हर साल नहीं आएगा। 29 फरवरी तो हर साल नहीं आएगा। तो 29 फरवरी हर साल नहीं आएगा। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो 2008 को अपना चौथा बर्थडे मना रहा है। तो जैसे बच्चा जब जन्म लेता है, बर्थ सेलिब्रेशन होता है, जो अगले साल का बर्थडे होता है, तो उसको हम लोग दूसरा बर्थडे के नाम से भी इंडिकेट करते हैं। ये भाषा पे कई जगह पे डिफरेंट है। तो ये 4 है। फिर 4 साल पहले मना होगा तो ये उसका तीसरा बर्थडे मना होगा। फिर 2000 में मना होगा तो ये उसका सेकेंड बर्थडे था। और उसका जन्म 1996, ये उसका फर्स्ट था और यहीं पे उसका बर्थ था। तो 1996 ऑप्शन में दिया है, तो हाँ दिया हुआ है, तो उसको हम लोग टिक कर सकते हैं। अब क्या अगले क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं आप? देखिए यहाँ पे ना एक थोड़ी सी कंफ्यूजन भी है। बिल्कुल, गाजीपुर वीरों की धरती है ब्रदर, है वीरों की धरती है और मैं चाहता हूं कि आप भी वीर बने। तो मैंने कहा कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट भी है। कई जगहों पे क्या है ना, कई लोगों का जो कॉन्सेप्ट है कि ये पहला था, तो कई जगह पे लोग 1992 जो होता उसको 0 मानते और लोग कहते हैं कि भाई यहाँ पे जन्म हुआ। तो ये अलग अलग भाषाओं में अलग अलग चीज़ों के भी है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 10वां बर्थडे मना रहा है तो हम लोग ये समझते हैं कि वो 10 साल का हो गया। अगर कोई व्यक्ति 12वां बर्थडे मना रहा है तो हम लोग समझते हैं कि वो 12 साल का हो गया। तो जो पहला बर्थडे जो 0 साल होता है ना, जहाँ पे जन्म लेते हैं हम लोग, तो वो बर्थ सेलिब्रेशन होता है और उसी को लोग पहला इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ से ये दूसरा, मतलब ये तो है ही नहीं, ये पहला था जो बर्थ हुआ, इसी को हम लोग पहला, दूसरा, फिर तीसरा के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो इस तरह से करके थोड़ा सा है। तो आप देख लीजिए कि अगले क्वेश्चन का आंसर हम लोग कैसे कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसे मैं बना देता हूं, ऐसे आप भी बना सकते हैं। दिया हुआ है कि नित्या सैम की बहन है। जो नित्या